होबे का नारा तो पश्चिम बंगाल में पहली बार उछाला गया, लेकिन अब इसकी गूंज दिल्ली में संसद में सुनाई दे रही। विपक्ष संसद में पूरी तरह से हमलावर है, कई मुद्दों पर सरकार को घेर रहा है और दावा ये कि इस बार खेला अवश्य होगा। और इसके माध्यम से इस बार भी जो पेंडेमिक चल रहे हैं, इस वक्त भी अदालत मॉनसून सत्र में सियासत की गजब बौछार हो रही है। सदन में पर्चियां उछाली जा रही हैं, तो बाहर भी कम बवंडर नहीं है। बारिश के बीच भीगता विपक्ष सरकार को आरोपों के मझधार में डुबोने में लगा है। राहुल गांधी जासूसी कांड को पूरी ताकत से हवा देने में लगे हैं। आपके फोन के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने एक हथियार डाला है। मेरे खिलाफ वो हथियार का प्रयोग किया गया, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ उस हथियार का प्रयोग किया गया, बाकी नेताओं के खिलाफ वो हथियार प्रयोग किया गया, प्रेस के लोगों के खिलाफ ये हथियार का प्रयोग किया गया, एक्टिविस्ट के खिलाफ इस हथियार का प्रयोग हुआ। तो सदन में बात क्यों नहीं होनी चाहिए? राहुल गांधी ने कहा कि उनके फोन में हथियार डाल दिया गया है, कि हमारे फोन में हथियार डाल दिया गया है। राहुल जी, हथियार डाल दिया गया है आपके फोन में, तो आप इतने दिन तक बैठे क्यों हैं? आपको पता है आपके फोन के अंदर हथियार है। आप हथियार निकालने के लिए फॉरेंसिक डिपार्टमेंट गए? आप पुलिस थाने में जाके हथियार निकालने के लिए एफआईआर किया आपने? आप बताइए, आपको अगर हम में से किसी को पता चल जाए कि हमारे फोन के अंदर हथियार है, तो हम हाथ पैर धर के घर में बैठेंगे? बिल्कुल नहीं। हम जाके हथियार निकालें? कोई हथियार नहीं है। जो चीज है नहीं उसका हथियार बना करके पार्लियामेंट को रोकना, एक नॉन एग्जिस्टेंट इशू को इशू बना करके किस प्रकार वो हथियार के रूप में काम करे, ताकि ये लोग पार्लियामेंट से नदारत रहे, ताकि असली मुद्दों पर चर्चा ना हो। जासूसी कांड पर दूसरे हफ्ते भी संसद में तलवारें निकलती रहीं। एक बार फिर वही शोर, हो हल्ला और हंगामे की तस्वीरें भी दिखी। लोकसभा में एक बार फिर पर्चियां उड़ाई गई। कार्यवाही बार बार शुरू और स्थगित होती रही। 94 और 96 ये कहता है कि हम किसी के क्रीड की सोलंकी। राज्यसभा भी कार्यवाही शुरू होते होते शोरगुल में डूब गई। सभापति ने आज सख्त शब्दों में सांसदों को दायरे में रहने का संदेश दिया। This is not allowed, it's not going on record. Yeah. I don't know why they have not done it earlier, Chairman. I can't help it. I can't go back and correct the record straight, ना? इसमें क्या है? And moreover, जिसको मर्जी है वो खड़े होकर कमेंट्री करना, ऐसा कोई किसी को अधिकार नहीं है। वो रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। प्लीज लेट अस अंडरस्टैंड। विपक्ष कोशिश में है कि सरकार को घेरा जाए, कटघरे में खड़ा किया जाए। विपक्ष में खड़े 14 दलों के नेताओं ने बैठक की, लेकिन तैयार तो सरकार भी है। कह रही है कि विपक्ष सदन की कार्यवाही चलने दे, चर्चा हो। विपक्ष के हर सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। विपक्ष चर्चा से क्यों भाग रहा है? आखिरकार विपक्ष इस तरह की आपत्तिजनक हरकतें क्यों कर रहा है? आखिरकार विपक्ष लोकतंत्र की मर्यादाओं को तार तार क्यों कर रहा है? क्या विपक्ष के पास चर्चा करने के लिए पर्याप्त विषय नहीं है? तो संसद के सत्र का कुल जमा हाल ये है कि दोनों सदनों में कार्यवाही के नाम पर सिर्फ शोर शराबा ही है, सिर्फ सियासत हो रही है, वार पलटवार हो रहा है। मौसमी सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, शिवसेना, एनसीपी समेत कई विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने एकजुटता दिखाते हुए केंद्र सरकार का घेराव किया। जासूसी के आरोप को लेकर सरकार की नीयत पर सवाल उठाए तो सरकार और बीजेपी की तरफ से फौरन सभी को जवाब दिया गया। मर्यादाओं को तोड़ने का काम आज जो कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने किया है, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। कभी स्पीकर महोदय पर कागज फेंकना, कभी मंत्रीगण के ऊपर कागज फेंकना, कभी तख्ती आगे लेकर आना, तो अब तो पत्रकार गैलरी तक भी कागजों को फेंकना
और जो अधिकारी वहां पर बैठे हैं उनके ऊपर चढ़ चढ़कर उनको दबाना, कागज फेंकना, ये अपने आप में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को शर्मसार करने की घटनाएं हैं। क्लियरली बताया गया है, सरकार ने बताया है कि पेगासस पे कोई भी बातचीत नहीं होगी हाउस में। मैं हिंदुस्तान के युवाओं से, जनता से पूछना चाहता हूं, आपके फोन के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने एक हथियार डाला है, मेरे खिलाफ वो हथियार का प्रयोग किया गया। क्या कारण है कि सदन में बात नहीं हो रही है? यह सवाल है। हमारे बारे में कहा जाता है कि हम पार्लियामेंट हाउस को डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम पार्लियामेंट हाउस को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ हमारी जो जिम्मेदारी है उसे पूरा करना चाहते हैं। एसी की मीटिंग में, बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग में तय होता है कि इन किन विषयों पर चर्चा होगी। आखिरकार विपक्ष चर्चा से क्यों भाग रहा है? आखिरकार विपक्ष इस तरह की आपत्तिजनक हरकतें क्यों कर रहा है? आखिरकार विपक्ष लोकतंत्र की मर्यादाओं को तार तार क्यों कर रहा है? क्या विपक्ष के पास चर्चा करने के लिए पर्याप्त विषय नहीं है? क्या विपक्ष, हिंदुस्तान का पूरा ऑपोजिशन आज यहां खड़ा हुआ है, हर पार्टी के नेता हैं, प्लीज, और हमें यहां आज क्यों आना पड़ा? क्योंकि जो हमारी आवाज है उसे पार्लियामेंट हाउस में दबाया जा रहा है। हमारा सिर्फ एक सवाल है, क्या हिंदुस्तान की सरकार ने पेगासस को खरीदा, हां या ना? हमारे देश में राष्ट्रीय राजनीति में दस्तक देने दिल्ली आ गई हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। ममता के दौरे का आज तीसरा दिन है। कल ममता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और आज सोनिया गांधी से मिली। दोनों की मुलाकात चाय पे हुई, यानी कि रिश्तों में चीनी घुल रही है, मिठास बढ़ रही है। बस देखने वाली बात यह है कि रिश्तों में आई ये रफ्तार कहां तक रहती है। খেলা একটা হয়েছে, 5ই মের রেজাল্ট আপনারা পেয়েছেন। খেলা আবার হবে। যতদিন বিজেপিকে ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত আমরা না করতে পারি ততদিন রাজ্যে রাজ্যে খেলা হবে, এমপি বুথে খেলা হবে, সমস্ত জায়গায় খেলা হবে। मंगलवार को जिस बैठक की बुनियाद रखी गई, आज उसके विस्तार का दिन है। ममता बनर्जी और सोनिया गांधी की मुलाकात हो रही है। देश की राजनीति की दो सबसे मजबूत महिला चेहरे की चाय पर चर्चा होगी। बहुत सारे पार्टी है, जो पार्टी मेरा दोस्त भी है, पुराना दोस्त भी है, जैसे कमलनाथ जी, आनंद शर्मा जी, ये लोग आए, और भी लोग आने वाला है, जर्नलिस्ट भी इसका अंदर में है। तो हम लोग पुराना दिन का बात, नया दिन का बात मिलजुल के ही करते हैं। कल मेरे को सोनिया जी का पास भी, सोनिया जी मेरे को चाय पे बोला, तो मैं कल चाय पे चर्चा करने के लिए जाएंगे। ममता बनर्जी के विपक्ष एकता अभियान का ये सबसे बड़ा पड़ाव है। कांग्रेस और ममता बनर्जी के रिश्तों की जानकारी रखने वाले जानते हैं कि दोनों का 36 का रिश्ता रहा है। ममता बनर्जी कांग्रेस के वोट बैंक पर ही काबिज होकर आगे बढ़ी। जिन हालात में वो कांग्रेस से निकली थीं, ये भी छिपा नहीं है। आज हालात ये हैं कि बंगाल से कांग्रेस का बोरिया बिस्तर बन चुका है। लेकिन ममता बनर्जी को बंगाल से बाहर कुछ करना है तो कांग्रेस की बैसाखी जरूरी है। 2009 में कांग्रेस टीएमसी के साथ चुनाव लड़ चुकी है। अब रिश्ता आगे बढ़ रहा है।
इस प्रकार तैयारी पहले भी होती थी। सीपीएम पार्टी जब सत्ता में थी तो इसी प्रकार भूमिका निभाती थी, लेकिन आज सीपीएम कहाँ है, ढूंढ के नहीं मिल रहा है। तो ममता बनर्जी बंगाल में असफल हो रही है, वहाँ सरकार की प्रगति में कुछ नहीं है, कानून व्यवस्था नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर गया है, लोकतंत्र नहीं है। तो उसको पहले संभाले, दिल्ली और देश को संभालने के लिए मोदी जी हैं, और जब तक मोदी जी हैं देश निश्चिंत है। समान विचार वाले, ये तो हम मेरा सदैव दृष्टिकोण रहा है कि जो समान सोच के समान विचार के लोग हैं, जो भारत के संवैधानिक प्रजातंत्र में निष्ठा रखते हैं, उनको नज़दीकी से एक साथ सहमति ज़रूर रहनी चाहिए। पर इस पे जो भी आगे बात बढ़ती है या जो भी कोई निर्णय होते हैं, वो श्रीमती सोनिया गांधी हमारी नेता है, कांग्रेस पार्टी की प्रेसिडेंट है, वही वो बातचीत करेंगी। ममता बनर्जी का आज व्यस्त कार्यक्रम है, ताबड़तोड़ बैठकें हैं, 3 मुलाकातें अहम हैं, सोनिया गांधी से, अरविंद केजरीवाल से, शरद पवार से। विपक्ष को एक धागे में पिरोने में ममता बनर्जी अहम रोल निभा सकती है। इसकी कई वजह हैं। वजह नंबर 1, ममता बनर्जी सेकुलर चेहरा है। वजह नंबर 2, मोदी शाह का रथ बंगाल में रोका। वजह नंबर 3, जुझारू और ईमानदार छवि। वजह नंबर 4, विपक्ष में सम्मानित चेहरा है। वजह नंबर 5, बंगाल की लोकप्रिय नेता। ममता बनर्जी के नाम पर विपक्षी दलों की मोर्चेबंदी पहले भी हो चुकी है। कोलकाता में विपक्षी दलों का जमावड़ा हो चुका है, लेकिन आगे 2024 की बड़ी लड़ाई है, जिसकी तैयारियों में ममता बनर्जी अभी से जुटी हैं, क्योंकि वो भी जानती हैं कि 2019 में बीजेपी ने बंगाल में किस कदर हल्ला बोला था। इसलिए पलटवार नहीं हुआ तो नुकसान का बड़ा खतरा है। दिल्ली में मौसमी सिंह के साथ कोलकाता से अनुपम मिश्रा, आज तक। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। ये मुलाकात करीब 50 मिनट तक चली। ममता बनर्जी ने बंगाल के विकास का मुद्दा उठाया। बंगाल का नाम बदलने पर भी बात हुई, लेकिन पीएम मोदी से मिलने का ये प्लान भी राष्ट्रीय राजनीति में ममता बनर्जी की एंट्री का एक हिस्सा है। ममता अब हर वो कदम आगे बढ़ा रही हैं जो उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में स्थापित कर सके। मिलने के लिए गया था। ये विजिट हमारा पूरा कांटेसी विजिट है। आपको स्टेट का जो नेम चेंज करने का बात है, उसका बारे में मैंने चर्चा किया। हम तो दिल्ली में आउटसाइडर्स है, लेकिन दिल्ली हमारा घर है। कोई और वक्त होता तो ना ये मुलाकात होती और ना बात होती, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी से ममता बनर्जी की ये अविश्वसनीय मुलाकात भी हुई और बात भी। पीएम मोदी के कार्यक्रमों से किनारा करती रही ममता बनर्जी ने खुद पहल की और इस बैठक के लिए रास्ता बनाया। मुद्दे क्या उठाए, ये आप ममता बनर्जी से सुनिए। जब प्राइम मिनिस्टर गया था मलाई में, तब तो हम मीटिंग था, उसमें इंडिविजुअल मीटिंग करने का कोई ये नहीं था। तो इसी के लिए मैं आफ्टर 2 इयर्स दिल्ली में आया और हम प्राइम मिनिस्टर का पास मिलने के लिए गया था। ये विजिट हमारा पूरा कांटेसी विजिट है कि चुनाव का बाद एक दफे भेंट करने पड़ते ही है सब। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का मुताबिक एक प्रोटोकॉल होता है। तो इसी के लिए मैं कॉल ऑन किया है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला, वो हमको उनका बात हमारा मुख से बोलने से ठीक नहीं होता, ठीक नहीं लगता है, बिकॉज ही इज नॉट प्रेजेंट हियर। उन्होंने बोला है, उन्होंने देखेंगे, जरूर देखेंगे। प्रधानमंत्री के साथ हुई मीटिंग में ममता ने 5 मुद्दों पर बात की। मुद्दा नंबर 1, राज्य का नाम बदलना। मुद्दा नंबर 2, वैक्सीन की सप्लाई बढ़ाना। मुद्दा नंबर 3, बंगाल के विकास का प्लान। मुद्दा नंबर 4, प्राकृतिक आपदा से राहत का फंड। मुद्दा नंबर 5, जासूसी कांड पर सर्वदलीय बैठक। वैक्सीन को लेकर और थोड़ा बंगाल को स्टेट का जो नेम चेंज करने का बात है, उसका बारे में मैंने चर्चा किया कि बहुत दिन हो गया, इसको आप मेहरबानी करके कर दीजिए। यही दोनों बात में हमारा बात हुआ है। ये नहीं करना चाहिए।
पेगासस में मैं चाहती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर एक ऑल पॉलिटिकल पार्टी मीटिंग बुलाए, मीटिंग बुला के सबके साथ बात करके ओपिनियन लेके कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट से इंक्वायरी हम लोग को होना चाहिए। लेकिन इस बैठक में मुद्दों के उतने मायने नहीं थे जितनी मीटिंग की टाइमिंग और मीटिंग के मौके का। ममता 5 दिन दिल्ली में है, विपक्ष को गोलबंद करने में लगी हैं। सोनिया, केजरीवाल, शरद पवार से मुलाकात करने वाली हैं, यानी कि निगाहें राष्ट्रीय राजनीति में दाखिल होने की है। इसलिए प्रधानमंत्री से मिलना भी जरूरी था, क्योंकि राष्ट्रीय राजनीति का कोई भी अध्याय पीएम मोदी के बगैर पूरा नहीं हो सकता। और मोदी ममता की केमिस्ट्री तो आप देख ही चुके हैं। दीदी, ओ दीदी, दीदी आप हमको जानती नहीं हो। दीदी, तोलाबाजी खाली नहीं किया, कोटि कोटि रुपया खा लिया। सिंडिकेट, व्हाट सिंडिकेट? India knows only one syndicate, that is Narendra Modi or Amit Shah. There is no other syndicate. ममता को शायद यही सलाह मिली है कि राष्ट्रीय राजनीति का मुकाबला शुरू करना है तो उन्हें खुद को मोदी के बराबर खड़ा दिखाना होगा। बंगाल का मुद्दा तो बस बहाना है, मोदी से मुलाकात का मकसद तो आगे की राह बनाना है। और फिर ममता बनर्जी यहीं कहां रुक रही हैं? दिल्ली में ही मुलाकात पे मुलाकात है। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ कोलकाता से अनुपम मिश्रा, आज तक। खंड और अब कर्नाटक। बीजेपी ने दक्षिण भारत के इस दुर्ग का संरक्षक बदल दिया। येदियुरप्पा की विदाई कर दी गई। बसवराज बोम्मई को बागडोर सौंप दी गई। बोम्मई मुख्यमंत्री जरूर बने हैं, लेकिन उनकी सरकार पर भी असर दखल येदियुरप्पा का ही रहने वाला है। बोम्मई को ही येदियुरप्पा का विश्वस्त माना जाता है। बसवराज बोम्मई ये कर्नाटक में बदलती सत्ता की नई तस्वीरें हैं। येदियुरप्पा के हाथों से सत्ता खिसक कर बोम्मई के हाथों में आ गई है। बसवराज सोमप्पा बोम्मई कर्नाटक के गृह कानून संसदीय मामलों के मंत्री हैं। उनके पिता SR बोम्मई भी राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट बसवराज ने जनता दल के साथ राजनीति की शुरुआत की थी। वो धारवाड़ से 2 बार 1998 और 2004 में कर्नाटक विधान परिषद के लिए चुने गए। इसके बाद वो जनता दल छोड़कर 2008 में बीजेपी में शामिल हो गए। इसी साल हावेरी जिले के शिग गांव से विधायक चुने गए। लेकिन उनके मुख्यमंत्री बनने का आधार बना येदियुरप्पा से उनका रिश्ता। कर्नाटक की राजनीति में बोम्मई को येदियुरप्पा की ही पसंद माना जाता है। I have not been to Delhi. However, my Prime Minister Shri Narendra Modi ji, my Home Minister Amit Shah ji, Defence Minister Rajnath Singh ji, and my Central President Nadda ji has given a detailed thought on this and reposed such a faith in me. And they have, in spite of so much of fierce competition, they have chosen me. I am grateful to them. I really thankful to them, and I promise the people of Karnataka and promise my central leadership that I will rise to the occasion. I will try to keep up whatever the faith and trust they have kept in me. I will try to keep it up. बोम्मई कई मामलों में फिट बैठते हैं, जिसे विचार करने के बाद बीजेपी ने उन्हें कमान सौंपने का फैसला किया। बोम्मई येदियुरप्पा के चहेते और उनके शिष्य हैं। सूत्रों की माने तो येदियुरप्पा ने इस्तीफा देने से पहले ही बोम्मई का नाम बीजेपी आला कमान को सुझा दिया था। ऐसे में आपसी कलह की संभावना कम हो जाती है। येदियुरप्पा को सीएम पद से इस्तीफा न देने के लिए अड़े लिंगायत समुदाय के सामने येदियुरप्पा ने जब बोम्मई के नाम का सुझाव रखा, तब जाकर बीजेपी का विरोध रुका। दरअसल लिंगायत समुदाय नहीं चाहता था कि येदियुरप्पा इस्तीफा दें। ऐसे में लिंगायत समुदाय से जुड़े होने की वजह से बीजेपी की टेंशन खत्म हो गई। बसवराज बोम्मई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं। संघ के बेहद करीबी हैं। माना जाता है कि संघ और येदियुरप्पा के बीच की कड़ी के रूप में इन्होंने ही काम किया। यही वजह है कि तमाम अटकलों को विराम लगा
और सीएम की रेस में बसवराज बोम्मई ने सबको पीछे छोड़ दिया। नागार्जुन द्वारकानाथ, बेंगलुरु, आज तक। बच्चों की वैक्सीन को लेकर सरकार की तरफ से बड़ा बयान आया। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने विश्वास जताया कि अगले महीने बच्चों की वैक्सीन का इस्तेमाल हम शुरू कर देंगे। माना जा रहा है कि जल्द ही 3 से ज्यादा वैक्सीन को मंजूरी मिल सकती है। इसके बाद स्कूलों को खोलने की चिंता दूर हो सकती है। वैक्सीन के अभाव में ज्यादातर लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने से डर रहे हैं, लेकिन अब बच्चों की वैक्सीन का आगाज होने वाला है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बच्चों का टीकाकरण अगस्त में शुरू करने की बात कही है। मांडविया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हुई बीजेपी की पार्लियामेंट्री बैठक में ये बात कही है। इससे पहले एम्स के चीफ डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बच्चों की वैक्सीन को सितंबर तक मंजूरी मिलने की उम्मीद जताई थी। Trials are already there in India for the vaccine which are available in India. Bharat Biotech trial is now in its sort of final phase, and hopefully by September we will have data for that. The Zydus Cadila vaccine also has included children, and their data is already there, and they have already applied for emergency use authorization. Pfizer vaccine has already got the approval for children in the US, and therefore that will apply to our country also. सरकार के इस फैसले का एक्सपर्ट्स भी स्वागत कर रहे हैं। उनका कहना है कि कोरोना की चेन तोड़ने के लिए बच्चों को वैक्सीनेट करना एक बड़ा कदम साबित होगा। साथ ही उनका कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी के बीच स्कूल खोलने के लिए भी ये फैसला बेहद अहम है। पूरे देश में स्कूल्स रीओपनिंग की एक ही पॉलिसी नहीं रखी जा सकती, परंतु ये स्कूल रीओपनिंग स्टेट वाइज और जोन वाइज कोविड के प्रभाव और केसेस को देखते हुए लागू की जा सकती है। इसलिए पूरे देश में एक साथ स्कूल ना खोलकर धीरे धीरे जहां पॉजिटिविटी रेट बिल्कुल कम है या ना के बराबर है, उन हिस्से में हम ये लागू कर सकते हैं। इसमें ये जानना बहुत जरूरी है कि इस वक्त बहुत सारे वैक्सीन बच्चों में ट्रायल किए जा रहे हैं। 2 से 14 साल की उम्र के बच्चों में एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऐसा होता है इम्यूनिटी, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी उनके बॉडी के मैच्योरिटी के हिसाब से अडॉप्ट होती है। भारत जैसे घनी आबादी वाले देश में बच्चों का वैक्सीनेशन जल्द से जल्द होना जरूरी है। मुंबई में कोरोना की पहली लहर के मुकाबले दूसरी लहर में बच्चों में संक्रमण बढ़ा है। अब तीसरी लहर में भी देश भर में बच्चों के ज्यादा संक्रमित होने की आशंका जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से भारी तबाही हुई। बादल फटने के बाद इलाके में फ्लैश फ्लड आ गया। फ्लैश फ्लड में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 43 से ज्यादा लोग लापता हैं। इनकी खबर आई है कई सारे यानी कि सैकड़ों घर ऐसे हैं जो पूरी तरह से बह चुके हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में मौसम ने भरपूर ताकत दिखाने की ठान ली है। जमीन से आसमान तक बादल और बारिश की कयामत ने यहां जिंदगियों को खतरे में डाल दिया है। बादल फटने से दूर दराज के गांव एकदम अलग थलग पड़ गए हैं और बेकाबू सैलाब जैसे सब कुछ निगलने को गरज रहा है। बादल फटने के बाद अचानक आए सैलाब में जैसे सब कुछ बह गया। बीती रात किश्तवाड़ का दच्चन गांव बादल फटने की कयामत का गवाह बना और देखते ही देखते तबाही की लहरें यहां उफान मारने लगी। कुछ लोगों की जानें चली गईं और पानी का बेकाबू रेला तबाही का शोर मचाने लगा।
बादल फटने से गांव में कई घर और कई लोगों का अता पता नहीं है। अनुमान है कि कुछ लोग पानी में बह गए या कुछ अभी भी वहां दबे हो सकते हैं। बादल फटने के बाद भी यहां राहत और बचाव आसान ऑपरेशन नहीं है। रास्ता बेहद खराब और मौसम भी साथ नहीं दे रहा है। इन गांवों तक पहुंचने के लिए सड़क का रास्ता भी नहीं। हालांकि पुलिस और सेना की टीमें कूच कर चुकी हैं, लेकिन तबाही का ये मंजर देखकर लगता है कि ऑपरेशन आसान नहीं होगा। हिमाचल से लेकर उत्तराखंड और अब जम्मू कश्मीर तक में मौसम बेकाबू है और पत्थर दरकने से लेकर बादल फटने तक के हादसे जान के दुश्मन बने हैं। आने वाले दिनों में मौसम का ये कहर जारी रहेगा। सुनील भट्ट, जम्मू आज तक। हमारी संवाददाता सुनील जी भट्ट ने किश्तवाड़ का पूरा अपडेट हमें भेजा है। सुनील ये बता रहे हैं कि आखिर कैसे बादल फटा और कैसे मुसीबत बरसी। जम्मू कश्मीर में जो है लगातार मॉनसून का कहर जो है वो जारी है। किश्तवाड़ जिले में जो है बादल फटने के कारण दक्षिण इलाके का एक गांव जो है पूरी तरह से तबाह हो चुका है। अब तक जो जानकारी मिली है 6 लोगों की वहां पर मौत हो चुकी है और 12 लोग जो हैं वो जख्मी हुए हैं। जख्मी लोगों को जो है वहां से निकाल लिया गया है, लेकिन अभी भी वहां पर जो है लगभग 25 से 30 लोगों के लापता होने की खबर है। क्योंकि ये काफी दुर्गम स्थान है वहां पर किश्तवाड़ में दक्षिण इलाका, इसलिए जो बचाव कार्य के लिए जो टीमें वहां जो पहुंचनी है उनको भी काफी समस्या उठानी पड़ रही है। सड़क मार्ग से जो है वहां पर पहुंचना काफी ज्यादा कठिन है, इसलिए जो वहां स्थानीय सेना की टीमें हैं, पुलिस की टीम्स है, एसडीआरएफ की टीम है, वो मौके पर मौजूद है और वो पूरा जो है प्रयासरत है कि जल्द से जल्द जो लापता लोग हैं उनका पता लगाया जा सके। लेकिन फिलहाल जो खबर आ रही है किश्तवाड़ से कि 6 लोग जो हैं उनकी मौत हो चुकी है। वहां पर जो बादल फटा था कल देर रात को, उसके कारण जो वहां पर बाढ़ आई थी, अभी भी जो है स्थिति वहां पर भयावह है, लेकिन जिला प्रशासन का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है और जो रेस्क्यू टीम्स हैं, चाहे एसडीआरएफ हो, आर्मी हो, पुलिस हो, सबसे संपर्क किया गया है और जो वहां पर स्थानीय सेना की टीम्स हैं, पुलिस है, एसडीआरएफ है, वो लगातार जो है प्रयासरत हैं कि जल्द से जल्द जो भी वहां पर जख्मी लोग हैं उनको निकाला जा सके, लापता लोगों का पता लगाया जा सके। लेकिन फिलहाल समूचे जम्मू कश्मीर में जो है मौसम काफी ज्यादा खराब है। यहाँ जम्मू शहर में भी आप देख सकते हैं मेरे पीछे की तवी नदी जो है वो उफान पर है। तवी नदी का जो जल स्तर है वो भी बढ़ चुका है। आप देख सकते हैं तस्वीरें, यहाँ पर मेरे कैमरा पर्सन आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि तवी नदी जो है इस समय उफान पर है। लगातार पिछले 3 दिन से जो है यहाँ जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में जो है बारिश हो रही है और जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर भूस्खलन भी हुआ है। जो प्रमुख सड़कें हैं वो काफी वहां पर यातायात की समस्या उत्पन्न हो गई है, क्योंकि भूस्खलन के कारण जो है सड़क मार्ग जो है बंद है। बादल फटने की घटना हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भी हुई। बादल फटने के बाद आए फ्लैश फ्लड में एक पुल बह गया। हिमाचल के कई जिलों में आज से 48 घंटों का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, यानी कि वहां पर भारी बारिश की चेतावनी है अगले 48 घंटे तक। जब आसमान से मूसलाधार आफत बरसती है तो जमीन पर मंजर कुछ यूं होता है। तस्वीरें देखिए, काले मलबे का सैलाब कितनी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, मानो सब कुछ खुद में समेट लेने की जिद हो। इस खौफनाक मंजर को अपने कैमरे में कैद कर रहे शख्स के साथ में एक आवाज आ रही है। जिस पुल के बहने की बात कही जा रही है वो जाहलमा पुल है, जो सैलाब में बह गया।
जाहलमा पुल बहने से उदयपुर का केलांग से संपर्क कट गया। कल हिमाचल के लाहौल में मंगलवार को बादल फटने की कई घटनाएं हुई हैं। बादल फटने से लाहौल के करीब आधा दर्जन नालों में सैलाब आ गया। फिलहाल किसी जानी नुकसान की खबर नहीं है। लाहौल में बादल फटने की घटना ने 2 हफ्ते पहले कांगड़ा जिले की खौफनाक यादों को ताजा कर दिया, जब आपदा में भारी तबाही हुई थी और कई लोगों की जानें चली गई थीं। बहरहाल हिमाचल में कुदरती आपदा खतरा टला नहीं है। काले बादल अब भी हिमाचल के कई जिलों में डेरा जमाए हुए हैं। मूसलाधार आफत बरसने को तैयार है। ये शिमला की मंगलवार दोपहर की तस्वीर है। देखिए बादलों की वजह से किस तरह दिन में शाम जैसा नजारा है। हालांकि शिमला की खूबसूरती देखने आए सैलानी मौसम का आनंद लेते नजर आए, लेकिन मौसम विभाग की माने तो उनके सैर सपाटे के प्लान पर पानी फिर सकता है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। खासकर कांगड़ा, मंडी, बिलासपुर, हमीरपुर और सिरमौर जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। कि 3 दिन हिमाचल प्रदेश में मानसून बहुत सक्रिय रहेगा और कुछ जिलों में भारी से भारी वर्षा भी हो सकती है। उसके चलते उन्हें रेड अलर्ट दिया है और उसमें जो मुख्यतः जिले हैं और लो और मिड हिमाचल के जो एरियाज आते हैं उनके लिए हमने दिया। हमने किया है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा है, हमीरपुर है, मंडी, बिलासपुर है, सिरमौर जिला। तो अगर आप हिमाचल प्रदेश में रहते हैं या वहां घूमने गए हैं तो सावधान रहिए। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों में लैंडस्लाइड की घटनाएं हो सकती हैं, फ्लैश फ्लड आ सकता है, नदियों में उफान आ सकता है। पर्यटकों को नदियों के किनारे न जाने की सलाह भी दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में 30 जुलाई तक बारिश का दौर जारी रहेगा, लेकिन इससे पहले पिछले 43 दिनों में सरकारी अनुमान के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में मानसून से 400 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। लोक निर्माण विभाग को सबसे ज्यादा 271 करोड़ का नुकसान पहुंचा है। आईपीएच विभाग को 115 करोड़ की चपत लग चुकी है। 39 मकान जमींदोज हो चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा 33 मकान कांगड़ा में गिरे हैं। मूसलाधार बारिश से अब तक 187 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा 100 मौतें सड़क दुर्घटनाओं में हुई है। इन्हीं हादसों में शामिल है रविवार को किन्नौर में हुआ पहाड़ टूटने से हादसा, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई थी। जो मॉनेटरी लॉस है वो लगभग 401 करोड़ रुपए के करीब हमारा जो अभी तक कहा गया है 401 करोड़ रुपए, और जो हमारी ह्यूमन लॉस है 187 जो हमारे है अभी तक वो लॉस हो चुके हैं, और जो मिसिंग है 4 लोग मिसिंग है, और जो क्या बोलते जो आपके एनिमल और बर्ड्स है 381 जो है उसको कहा गया है। हिमाचल के लिए मानसून आफत का मौसम साबित हो रहा है, लेकिन अगले 2 दिन और इम्तिहान वाले हैं। इसके बाद राहत के आसार हैं। शिमला से विकास शर्मा के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़ आज तक।